तो फ्रेंड्स, टीआरई 3 का इतना हाई कट ऑफ देखकर आप लोग को एक बात समझ आ गई होगी कि टीआरई 4 में सिलेक्शन केवल सब्जेक्ट के दम पर नहीं हो सकता है। सिलेक्शन के लिए जीएस में कम से कम 25 या उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोग को अपनी जीएस की स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसने मुझे जूनियर और टीजीटी दोनों में सफलता हासिल कराई। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, जीएस में 40 नंबर की स्ट्रेटजी के लिए हम शुरुआत करेंगे जियोग्राफी से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरई 4 के लिए स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं इसी तरह बनाता रहता हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी है और केवल इस एक बुक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। उसके बाद देखिए ये खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार कहाँ पर हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये भी टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, और ये क्वेश्चन यहाँ से टीआरई में आया हुआ है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि 27% पठार है, 43% मैदान और 30% पर्वत है। और आप लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग को केवल थोड़ा थोड़ा करके एनसीईआरटी पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिए, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 4 में पूछ ले, भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है? तो 54%। और देखिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आया हुआ है और टीआरई 4 में भी किसी न किसी के पेपर में क्वेश्चन आएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में। आप लोग को पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। उसके आगे देखते हैं। और ये देखिए मृदा के बारे में है। पुरानी जलोढ़ को बांगर, नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। और जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं और इसमें क्या क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना। ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया था और मैंने सही किया था, हालांकि उस समय मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। और फिर देखिए काली मृदा के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए फिर लाल पीली मृदा के बारे में डिटेल्स है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद मरुस्थलीय मृदा है। और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके जियोग्राफी कवर किया था एनसीईआरटी को। सच मानिए आप जब लोग पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रटना नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। और देखिए यहाँ पर ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस लोग को आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए इसके बाद। और एक दो एमसीक्यू हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये भी पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर से देखिए आप लोग, बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया था? 1972 में। बीपीएससी इसी तरह एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने टीआरई 2 में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, इसलिए उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और टीआरई 3 में मैंने सारे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था, जिससे मेरा सिलेक्शन जूनियर और टीजीटी दोनों में हो चुका है। और आप लोग यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन टीआरई में आया हुआ है। भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। फिर से देखिए उसके नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? उसकी शुरुआत 1973 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीआरई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर किया होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा अच्छे से। अब देखिए ये उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस, केरल में पेरियार। यही सब क्वेश्चन टीआरई में आ रहे हैं। एनसीईआरटी से ही बीपीएससी क्वेश्चन उठा रही है। मैं लूसेंट के बारे में दिखा रहा हूँ एक चीज़ आप लोगों को। ये देखिए लूसेंट में इतना ढेर सारा दिया हुआ है। 28 यहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे 28। फिर यहाँ पर देखिए पश्चिम बिहार, यहाँ पर ये 28 और 23 मिलाकर टोटल 51 हो गए। आप लोग इतना ज़्यादा पढ़ोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, सॉर्टेड रहेंगे, थोड़े में ही आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 2 में आया हुआ था, टीजीटी में आया था, मैंने क्वेश्चन गलत किया था। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन गलत किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई एग्जाम में। इसके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। टीआरई 2 में पूछा था कि मुंडा जनजातियां कौन से पेड़ की पूजा करती हैं? तो वो है कदम, ऑप्शन दिया था, यही ऑप्शन सही था।
फिर आप लोग देख सकते हैं हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन हुआ, फिर टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन हुआ, और रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग पर किसने बल दिया था, वो थे नवदानय। क्या पता ये क्वेश्चन टीआरई 4 में पूछ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था, और संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1988 में की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग को केवल एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। इसके आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चैप्टर क्या है, जल संसाधन। देखिए इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो आप इस चैप्टर को स्किप कर दीजिएगा, पहले एक बार पढ़िएगा फिर आगे बढ़ जाइएगा। देखिए ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सादा आप लोग को छोड़ देना है केवल। ये भी पेज आप लोग को सादा ही केवल छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, सतलज ब्यास बेसिन भांगड़ा नांगल परियोजना है। फिर जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे, पीआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई 1 में। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना है, ये भी पीआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं आप लोग को फिर से लूसेंट के बारे में एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लूसेंट में इतना ढेर सारा नदी परियोजना है, यहाँ पर देखिए, और आप लोग देखिए यहाँ पर पूरा 60 है। आप लोग इतना सारा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़िए, जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए वही चीज है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और इसमें 4 राज्य सम्मिलित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। फिर देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए इस पेज पे कुछ नहीं है मैंने। अब देखिए ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसी तरह से धीरे धीरे आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अब मात्र देखिए 15 से 20 मिनट के वीडियो में सारा एनसीईआरटी खत्म हो गया, 10 का जियोग्राफी। और आप पढ़ोगे 2-2 घंटे, 3-4 दिन में सारा खत्म हो जाएगा 10th का जियोग्राफी। फिर उर्वरक वगैरह के बारे में है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने देखा था। जैसे यहाँ पर देखिए, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में उभरा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिया था, इसी तरह मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। इसके आगे देखते हैं। देखिए इस पेज पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्किप कर देना है। और देखिए यहाँ पर कर्तन दहल प्रणाली, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड झूम खेती को कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए डिटेल से टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आए हुए हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन भी टीआरई एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान। इसी तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, और आप लोग परेशान होते रहते हैं कि जियोग्राफी कहाँ से तैयार करें, तो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर यहाँ से देखिए, रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, ये भी टीआरई में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं प्रयास करूंगा कि जब आगे वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो में मैं क्वेश्चन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आप लोग की इसी तरह और स्ट्रेटजी वीडियो बना सकूँ। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सभी क्या हैं, रोपड़ फसलें हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रबी फसलें हैं। यही सब क्वेश्चन को बीपीएससी पूछता है। फिर फसलों के बारे में देखिए, गेहूं के बारे में दिया हुआ है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं। बाजरा बलुआ और काली मिट्टी में उगाया जाता है। आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह एनसीईआरटी पढ़ना है, जिससे आप लोग का 8 नंबर का जियोग्राफी इजीली कवर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दालें हैं,
इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जैसे कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता भी है। तिलहन के बारे में है, सारी फसलों के बारे में दिया गया है। इसी तरह चाय की खेती भी क्या है, रोपड़ कृषि का उदाहरण है। आप लोग देखिए, ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। आप लोग देख रहे हैं। इसके आगे चलते हैं। रबड़ क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछता है। कपास देखिए, कपास के बारे में क्या है, चीन के बाद दूसरा स्थान है उत्पादन में भारत का। चीन के बाद सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भारत करता है, भारत दूसरे नंबर पे है कपास के उत्पादन में। और कपास क्या है, खरीफ की फसल है। ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इस क्वेश्चन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि मुख्य लक्ष्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य क्या था, भूमि सुधार। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछता है, और इन्हीं सब में से टीआरई 4 में क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया, और दुर्घटना के लिए भी एक योजना शुरू किया था। और फिर देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। और गांधी जी ने क्या शुरू किया था, ग्राम स्वराज अवधारणा गांधी जी ने शुरू किया था। उसके बाद देखिए, गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक गुरु बताया था। ये सब देखिए, यहाँ से केवल इतने में 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गया। और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। ये क्वेश्चन टीआरई में आया हुआ है, और इसी तरह सिलेक्शन मिलेगा। आप लोग को ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन नहीं दिखने हैं, आप लोग देखोगे मैराथन कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग एनसीईआरटी पहले पढ़िए, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर देखिए यहाँ पर एमसीक्यू है, और जो आप लोग टेस्ट वगैरह लगाते हैं, जो नए क्वेश्चन है, इतना ढेर सारा स्पेस दिया हुआ है, उस पर लिख लीजिए। इसी तरह तैयारी करना है आप लोगों को। फिर उसके आगे चलते हैं। अब देखिए खनिज तथा ऊर्जा से, अब इसमें से देखिए आप लोग पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट मिलेगा। एक बार तो पूरा पढ़ोगे, जब दूसरी बार रिवीजन करने जाओगे तो उसमें से आपको मेन पॉइंट पढ़ना है। जैसे देखिए, दंत मंजन में क्या पाया जाता है, टिटेनियम ऑक्साइड। तो जब आप रिवीजन करोगे तो केवल इसको पढ़ोगे, फिर आगे चले जाओगे। फिर यहाँ पर देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फिर आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब की पॉइंट्स हैं। अब देखिए, ये सब मैंने मार्क किया था, क्योंकि उसमें मुझे पढ़ने का तरीका नहीं पता था। तो मैं जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था, मार्कर उठा के लगभग सारा पॉइंट मार्क कर दे रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ने का सही तरीका नहीं पता था। तो देखिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सब देखिए कुछ नहीं है, छोड़ देना है। अब देखिए लो हाईएस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप लोग पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो होता है अयस्को की जो पेटी होती है, जैसे उड़ीसा झारखंड की पेटी, यहाँ पर किस किस्म का लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट प्रकार का। फिर दुर्ग बस्त चंद्रपुर पेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि किस पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, तो वो कौन सा पत्तन है, विशाखापट्टनम। इसी तरह से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। इसके आगे देखते हैं। देखिए अब ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैग्नीज वगैरह आप देखिए पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर से देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंने इतना पढ़ा था, फिर मैं रिवीजन कर रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया। मैग्नीज और बॉक्साइट उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और देखिए यहाँ पर आप लोग जो पत्तन वगैरह होते हैं, आप लोग
इसका देख सकते हैं पोजीशनिंग, क्योंकि बीपीएससी कभी-कभी अगर पेपर टफ बनाता है तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है। तो जब आप लोग को टाइम मिलेगा तो आप लोग थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, क्योंकि जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको ईजिली कर ले जाओगे। फिर यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके आगे देखिए, अब ये सब क्या है कि हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीआरई में आया हुआ। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। फिर अभ्रक वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह आपको फिर से देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है किसका? अभ्रक का। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है ज्यादा? यहाँ पर देखिए अभ्रक है ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी में। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने इसी तरह पढ़ के जीएस में 40 में से 31 नंबर स्कोर किया, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक नंबर है। फिर कोयला वगैरह के बारे में है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे। अब देखिए ये सब क्या है कि एक तरह से कहानी है, जब आप लोग पढ़ोगे इसको तो समझ आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर पेट्रोलियम पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैंने पढ़ा था, यहाँ से प्राकृतिक गैस है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, नॉलेज मिल जाएगा कि क्या चीज कैसे है। और देखिए ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दीजिए। ये भी देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दीजिए। इसके आगे चलते हैं। फिर इसको भी स्किप कर देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ने का तरीका नहीं पता था, तो मैं सारे चीज़ों को पॉइंट करता जाता था। बाद में पता चला कि नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका होता है, उसको भी एक तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये सब ज़रूरी नहीं था। बाद में मैंने इन सबको रिवीजन के समय देखा भी तक भी नहीं था। फिर यहाँ से एमसीक्यू है, 2-4 कर लीजिएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होती है, ये भी टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने जहाँ जहाँ टीआरई लिखा हुआ है वो सारे क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आए हुए हैं। और फिर यहाँ से देखिए प्राइमरी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। जैसे कि देख लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियां द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग कौन कौन से है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। और निजी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? टिस्को, बजाज, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। और संयुक्त क्षेत्र में मतलब जिसमें सरकार और प्राइवेट बॉडी दोनों इनरोल करते हैं, तो उसमें कौन सा है? आयल इंडिया लिमिटेड। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जाम से। इसके आगे चलते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लोग देखिए, फिर इसके नीचे क्या है, कहानी आप लोग को नहीं पढ़ना है, मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग को केवल वही पढ़ना है, फिर आगे बढ़ जाना है। और देखिए इसके आगे क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से मैंने क्वेश्चन टीआरई 2 में आया था, मैंने गलत किया था। जो गलियारा, देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का जोड़ता है। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। और मैंने इस वाले क्वेश्चन को टीआरई 2 में आया था, गलत किया था, टीजीटी में आया हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उस समय एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, तो मेरा गलत था। और फिर यहाँ पर देखिए ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने मार्क कर दिया था क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं पता था। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किमी की दूरी तय करती थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आया क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से ही, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। ये भी क्वेश्चन शायद कंफर्म नहीं हूं मैं, चलिए छोड़िए इसको, मुझे नहीं पता टीआरई में आया हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये तो टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें आया हुआ था, बड़ी लाइन की कितने मीटर की होती है? 1.67। ये सही था और मैंने सही किया था इसको। टीआरई 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें आया था।
और देखिए यहाँ पर फिर साला कहानी है, आप लोग को नहीं पढ़ना, स्किप कर देना है इसी तरह। अब देखिए फिर से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जलमार्ग संख्या। तो जलमार्ग संख्या एक क्या है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य कहाँ से जाती है, गंगा से होकर गुजरती है। जलमार्ग संख्या 2, सदिया व धुबरी के मध्य कहाँ, कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर देखिए जलमार्ग संख्या 3, केरल में कहाँ से कहाँ तक है, कोटापुरम से कोल्लम तक। जलमार्ग संख्या 4 कहाँ पर ये, काकीनाडा से पद्दुचेरी तक। बस यही 4 आपको पढ़ना है। अगर आप लुसेंट को फॉलो करेंगे तो उसमें 7-8 दिया होगा, कंफ्यूज जाओगे इजीली। आप लोग का देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। और यहाँ पर देखिए ये सब देख लें, इसमें छोटे-छोटे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। देख पा रहे होंगे आप, कुछ नहीं है। ये सब भी देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सारा एनसीईआरटी 10th का ज्योग्राफी कवर हो गया, खत्म हो गया। और देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट वगैरह जो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देता है, ये सब छोड़िए, एग्जाम के पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप लोग देखिए 10th का एनसीईआरटी मात्र 18 से 20 मिनट में खत्म हो गया। इसीलिए अगर जियोग्राफी की तैयारी करना है तो पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको मेरी यह स्ट्रेटजी वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं इसी तरह टीआरई 4 के लिए स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं टीआरई 4 के लिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।